तो 5 राज्यों में जनादेश की तस्वीर IBC 24 सुबह से आप तक लगातार सबसे तेज पहुंचा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है। आज का रविवार किस पार्टी के लिए जीत का सूरज लेकर आया है, ये कुछ देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में महसूस की जा रही थी, वो अब रुझानों में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। दीदी भले ही खुद पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी फिलहाल 165 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के ऊपर लीड करती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में 250 से ज्यादा सीटों के रुझान इस वक्त हमको स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। टीएमसी 165 सीटों के ऊपर फिल वक्त आगे चल रही है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर लीड कर रही है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो असम में है। बीजेपी 69 पर और कांग्रेस 38 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। अपनी सरकार बीजेपी बचा सकती है, इसके संकेत पहले भी मिले और अभी भी दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह दक्षिण के राज्यों का आप रुख करें तो 141 तमिलनाडु की सीटें हैं जिनके रुझान मिल चुके हैं और यहां 97 सीटों के ऊपर डीएमके और उनके सहयोगी आगे चल रहे हैं। और ये अगर आंकड़े पूरी तरह से जीत में तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पर डीएमके और उनके साथियों के लिए सबसे बेहतर खबर होगी। 42 सीटों के ऊपर एआईडीएमके जो अम्मा है, उनकी कमी निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को खल रही है और उनका विकल्प किस तौर पर लिया जाए पार्टी के भीतर ये चर्चा बना रहा। और इन्हीं सब संशयों के बीच में आज पार्टी के रुझान आपके सामने है। एआईडीएमके और उनके सहयोगी 42 सीटों पर ही इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसी तरह से पुडुचेरी के 14 रुझान हम तक आ चुके हैं और केरल की स्थिति आप देखें 140 सीटों में से 139 के रुझान हमारे पास में हैं। यूडीएफ 55 पर, एलडीएफ 81 पर लीड कर रही। बीजेपी भी 3 सीटों पर जो शुरुआत से बढ़त बनाई थी वो अब भी लगातार कंटिन्यू है, जारी है। तो ये उन 5 राज्यों के रुझान हैं जहां नतीजे कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दमोह सीट का भी जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश में दमोह में विधानसभा उपचुनाव हुआ। वैसे तो वहां कुल मिलाकर 22 उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में था और जो अपडेट हमको मिला था उसमें अजय टंडन कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे। तो क्या वहां परिस्थिति बदली, इसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल में 250 से ज्यादा सीटों के रुझान हमारे पास में है। अंशुमान शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 हमारे साथ में बने हुए। अंशुमान जी, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, अब तक चर्चा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में लोगों की दिलचस्पी है। दूसरी तरफ यह भी अपडेट हमको मिल रहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तब एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग भी ले रहे हैं। ये बड़े अजब से हालात हैं और पहली बार, आपने भी लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है चुनाव को देखने का, पहली बार हम देख रहे हैं कि ना कार्यकर्ताओं में ना दफ्तरों में वैसा कोई माहौल है। एक तरफ गाइडलाइन भी है, दूसरी तरफ लोग अपने बीमारी और उनके आंकड़ों में भी उलझे हुए हैं। स्पष्ट तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस चुनाव के नतीजों को लेकर वैसा उत्साह नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे पुनीत। और आपको याद होगा 62 दिन ये चुनावी पूरे जो कार्यक्रम वो चला है, 2 महीने लंबा कार्यक्रम था। और कोरोना काल में एक जनमानस में थोड़े लोगों में नाराजगी भी दिखी, रैली को लेकर जो भीड़ दिखी कि भाई जनप्रतिनिधि लोग जो होते हैं वो औरों को गाइडलाइन पालन करने को कहते हैं, लेकिन खुद जनप्रतिनिधि इसको पालन नहीं किए हैं। हजारों लोगों की संख्या भीड़ दिखी, आपको कोई मास्क नहीं पहना नजर आया। तो ये सब भी रहा है। साथ ही साथ ये है कि जिस हिसाब से वहां पे बीजेपी प्रदर्शन करेगी कह रही थी, वैसा दिख रहा है। 3 सीट से बढ़ के 115 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन अंत में नतीजे क्या हुए ये मायने रखते हैं। और फिलहाल वहां पे टीएमसी आगे दिख रही है, 169 सीटों पे आगे है। वहां पे भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो आमूलचूल परिवर्तन होने की जो बात कही जा रही थी, जो खेला होगा की बात कही जा रही थी, वो नहीं दिख रहा है। वैसे असम में बीजेपी आगे दिख रही है। वहां पे जैसा प्रदर्शन कांग्रेस को उम्मीद थी, फिलहाल वैसी नहीं दिख रही है। सर्बानंद सोनोवाल जरूर पीछे चल रहे हैं वहां पे, लेकिन उनकी पार्टी आगे चल रही है। मुझे यह लगता है कि वहां पे भाजपा हेमंत बिस्व शर्मा को जिस तरह से आगे की जो से वहां के चाणक्य जो माना जाता है, उससे लगता है कि भाजपा ने वहां पे भरपाई कर ली है और इसलिए वहां पे 71 सीटों पे आगे दिख रही है। केरल में उम्मीद के मुताबिक इस बार जो अल्टी पल्टी होने थी, एक बार ये पार्टी बनेगी, एक बार लेफ्ट बनेगी, एक बार यूडीएफ बनेगी, वैसा नहीं दिख रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है वहां पे इतिहास में कि रिपीट होती दिख रही पार्टी। भाजपा को यह है कि 1 सीट से बढ़कर 3 सीटों पे जाते दिख रही है। तमिलनाडु की बात करें हम तो जो जयललिता के बाद जो वैक्यूम थी, जैसे कि शशांक शर्मा जी बता रहे थे, वो रिक्तता जो है वो दिख रही है और स्टालिन एक विकल्प के रूप में उभर के आए हैं। और मुझे लगता है वहां पे एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन भाजपा को था वो वैसा फायदेमंद नहीं दिख रहा है।
चलिए, तो वहाँ थोड़ी रणनीति भी अलग रही है। और बीजेपी पुडुचेरी में जब बात करें तो वो एंटी इनकम्बेंसी वहां पे हो सकता है। आपको याद होगा आखिरी में नारायण स्वामी जी को लेके भी जो चीजें चल रही थी, उसका शायद नुकसान हो सकता है वहां पे पुडुचेरी में। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर प्रमोद दुबे जी तो जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, और अजीत भदौरिया साहब भी जुड़ गए। अजीत जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। ये जो नतीजे आज आ रहे हैं, जो रुझान हमको मिल रहे हैं, इस पर आपको लगता है कि ये वक्त के साथ बदलने वाले हैं? अभी भी ये दावे वैसे के वैसे आप बरकरार रखेंगे या बदलना चाहेंगे इसे? देखिए पुनीत जी, आज तो जहां तक महत्वपूर्ण है, आज इस देश में जो भयावह स्थिति कोविड-19 से और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी हो या राज्यों की कोई भी सरकार हो, वहां पे जिस तरीके से सत्ता की भूख पिपासा मिटाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को, इन 5 राज्यों के माध्यम से पूरे देश को कोविड-19 में धकेल दिया है, उसके परिणामों पे चर्चा करना ज्यादा सार्थक होगी। क्योंकि आज मौतों का मंजर जो है वो चारों तरफ है, परंतु मैं समझता हूं मजबूरी आपकी भी है चुनाव परिणामों पर चर्चा करने की, मजबूरी राजनीतिक दल के लोगों की भी है, परंतु इस भयावह स्थिति जो निर्मित है पूरे देश में, चर्चा उस पर भी बहुत आवश्यक है। चुनाव परिणाम क्या हो, क्या नहीं जाए, कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा, कौन सा राजनीतिक दल हारेगा, परंतु एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के चलते हुए इस देश का एक एक नागरिक और एक एक जनता आज अपने जीवन की सांसों को हार रहा है। अपनी मेडिकल सुविधाएं ना होने की वजह से अपने परिजनों को लोग खो रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। तो इसलिए इन सब परिणामों का कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कह रही है परिणामों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु कांग्रेस पार्टी को अगर चिंता है तो कम से कम कोविड-19 से जो मौतें और सांसों की डोरियां जो टूट रही हैं, उन डोरियों को बनाए रखने की है, उन सांसों की डोरियों को बनाए रखने की है। आप एक कनेक्शन देखें, जो आप बात कह रहे हैं, आप एक कनेक्शन देखें। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल शायद इस बात से पूरी तरह अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा। जैसे आपने हमारी व्यवस्था का जिक्र किया कि आज नतीजों का दिन है, तो जाहिर तौर पर हमें नतीजों पर बात करनी है, उनके प्रभावों पर बात करनी है, तैयारियों पर बात करनी है, स्ट्रेटेजी पर बात करनी है, कहां किसकी स्ट्रेटेजी कामयाब या फेल हुई इसकी बात करनी है। जितने प्रभावित आप हैं उतने प्रभावित हम सब भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कोई भी दल इस बात से अछूता रह सकता है? कोविड या उसकी सेकेंड वेव केवल एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए रही है। जैसे मध्य प्रदेश के, वैसे छत्तीसगढ़ के भी हालात रहे। प्रमोद जी भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश का कनेक्शन यह रहा कि पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में आज से नहीं, कैलाश विजयवर्गीय तो 7 साल से लगा रहे हैं, बाकी के भी जो तमाम लीडर्स थे उनकी वहां पर स्थिति बनी रही, और कांग्रेस बार बार कहती रही कि वहां ध्यान है इसलिए यहां ध्यान नहीं। पर आज की तारीख में ये जो नतीजे उनके पक्ष में अगर आते हैं या वैसे नतीजे ना भी रहे तो जीत वो जो अपनी पार्टी की देखते हैं, उस पर आपका कॉमेंट क्या है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, जन सेवा करना होता। भारतीय जनता पार्टी की चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो या देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जन सेवा लक्ष्य होता तो 18 महीने पहले कोविड आ गया था। और लोगों ने कहा इनकी नरेंद्र मोदी जी की पार्लियामेंट कमेटी ने, राम गोपाल यादव जी के नेतृत्व की पार्लियामेंट्री कमेटी ने आगाह किया सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, कि भाई मार्च में वेव आएगी सेकेंड, इसकी तैयारी अपने को करना है। परंतु लक्ष्य उनका तैयारियों का सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव, दूसरे चुनावों की ओर था, देश की जनता की सेवा की ओर नहीं था। यही तरीका मध्य प्रदेश में रहा। दमोह का एक उपचुनाव सरकार के स्थिति पे कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था पुनीत जी, कि दमोह के उपचुनाव का आज भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस जहां आगे चल रही है चले, शुभकामनाएं है, जीतेगी अच्छी बात है, ना जीते तो भी अच्छी बात है, परंतु उस दमोह के माध्यम से पूरी फोकस मध्य प्रदेश की सरकार, जैसे आपने कहा कि पूरी आधी सरकार तो बंगाल में लगी थी, बची हुई सरकार दमोह में लग गई। 1 महीने में कोविड की क्या दुर्गति हुई है कोविड से इस प्रदेश की, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आज ही आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी का मैं सुबह बयान देख रहा था, सुन रहा था आपके माध्यम से, तो मुझे उन्होंने दिल्ली में, कलकत्ता में बैठी हुई दीदी गई। अरे आप सरकार के प्रवक्ता हो, आपको ये बताना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होगी,
रेमडेसिविर कैसे होंगे, बेडों की स्थिति कैसे सुधरेगी? नहीं, पर आज 60 दिन हो गए कोविड से प्रभावित हुए आदरणीय पुनीत जी इस प्रदेश को। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात जैसे आप स्वयं भी स्वीकार करते हैं, राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए क्यों? जनसेवा के लिए ना। और जनसेवा व्यवस्थाएं जब तक आपके हाथ में नहीं होंगी, आप कहते हैं कि जनता भुगत रही है, जाहिर तौर पर विकल्प के तौर पर क्या उनके सामने आपने रखा कि किस स्ट्रेटेजी से आप गए? क्योंकि व्यवस्था अगर आपके हाथ में होगी तब आप उसे जनता की सेवा में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपके मुताबिक कोई विपक्षी या विरोधी इस बात को नकारता है, खारिज करता है, तो इस बात को आपको ही पूरी पुरजोर तरीके से जनता के समक्ष लाना पड़ेगा और वो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और कहीं अगर आप ये कहते हैं या प्रवक्ता ये कहते हैं कि नतीजे कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं लगता कि शुरुआत से ही हथियार डाल दिए? नहीं, हथियार डालने वाली बात नहीं। देखिए, हथियार डाले वहां जाते हैं जहां आज देखिए कांग्रेस जहां चुनाव लड़ रही है वहां नेक टू नेक फाइट चल। मैंने कहा ना कि दमोह में तो अभी पहले फेस में तो कांग्रेस ही आगे चल रही, परंतु आप देखिए पुनीत जी कि बंगाल का चुनाव कोई आवश्यक मैंने एक्सटेंड हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दमोह के उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दमोह का उपचुनाव एक्सटेंड हो जाता, उससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये स्थितियां जो निर्मित की गई है, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप भैया राष्ट्रपति शासन लगा लेते इन राज्यों में, उसके माध्यम से आप जनसेवा कर लेते, जिन राज्यों में सरकार है चुनाव होने थे वहां आप लगा लेते अजीत जी, आप जो इस कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, वो हम लोग भी बात उठाते रहे, मुद्दा उठाते रहे कि ऐसी जगह पे, लेकिन उस समय सभी पार्टियां रैली कर रही थी, सभी पार्टियां आम सभा कर रही थी, सभी पार्टियां रोड शो कर रही थी, तभी ये चीजें क्यों नहीं कही गई? तब सभी को देखिए जिम्मेदारी, आप एक चीज सुनिए, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी जी ने बंगाल जाने के लिए मना कर दिया, उसके कुछ समय बाद उनकी थोड़ी नैतिकता नरेंद्र मोदी जी की जगी। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मना किया। जब देश में देखा कि राहुल गांधी जी के इस निर्णय की तारीफ हो रही है, तो उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी जी की भी नैतिकता जागी, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग की नैतिकता जागी कि भाई उन्होंने फिर उस पर 500 की 50 की रैली। नहीं, तो मैं वो कह रहा हूं जो लोग सत्ता में हैं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, जो लोग सत्ता में हैं जिम्मेदारी उनकी आती है, वो आगे कदम बढ़ाए। विपक्ष अगर उसमें सहयोग ना करे तब आप विपक्ष की आलोचना करने के हकदार हैं। अब विपक्ष अपनी तरफ से कर दे तो कहेंगे कि साहब उन्होंने हथियार डाल दिए, वो जाना ही नहीं चाहते, वो बात ही नहीं करना चाहते, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, डर गए। वो तो इस तरह की बातें जब होती हैं, आप तो आगे कदम बढ़ाइए, आप जिम्मेदार हैं, आप बड़े हैं, आप सत्ता में। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि सत्ता को आप अपने पास रखें, और ये राजनीतिक दलों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। जनसेवा को सामने रखकर दरअसल सत्ता चाहिए इसलिए जाती है, प्राप्ति इसलिए की जाती है ताकि आप अपनी चीजों को अपने हाथ में रखें। एक अपडेट ये आया है कि रुझानों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और असम में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोद जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे। देखिए, ये तो अभी प्राथमिक रुझान है, अभी समय आने दीजिए, आपको बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखेंगे। और असम में भी मैं दावे से कह रहा हूं कि अभी के जो परिणाम आपको दिख रहे हैं वो अपर असम के हैं और मिड असम के हैं, अभी लोअर असम की सीटें खुलनी बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा वहां कांग्रेस और उसके अलायंस की सरकार बनेगी। चलिए, अलायंस की आपने जैसे बातचीत की, कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी ये पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने अलायंस को बड़ा महत्व दिया और कई बार अलायंस को लेकर के पश्चिम बंगाल में तो यहां तक कहा गया कि कतिपय एक इलाके में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार को, कैंपेन तक को वहां रोक दिया, वहां पर खुद कैंपेन करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जी के बारे में जैसे अभी यहाँ भदौरिया साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर साहब हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट थी, हमारे लोगों के लिए जान इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वही आरोप सेम असम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी झेले कि यहाँ की परिस्थितियों को लेकर एक विवशता थी और सारे नेताओं की व्यस्तता उस तरफ थी। कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो माइंडसेट बनाने का काम था किसी भी दल ने नहीं किया, क्योंकि सत्ता के लिए चुनाव जरूरी है और चुनाव के लिए मेहनत जरूरी है? नहीं पुनीत जी, देखिए, जब कोरोना का वेव जब आया उस समय पूरे देश में एक जो सेंट्रल पॉलिसी बनती है, तो केंद्रीय नीति
के तहत ये नहीं आया था कि कोरोना का वेव जो है वो कितने तेजी से आने वाला है। केंद्र की सरकार अगर या चुनाव आयोग या ये स्थिति जो है वो जब निर्मित हुई तब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव जो थे वो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में थे। असम के चुनाव के समय तक के ये वेव उतना नहीं था। मैं खुद 1 महीने असम में रहा, कहीं कोई हमें एहसास नहीं हुआ। जैसे ही असम का चुनाव पोलिंग का समय आया उसी समय इस देश की स्थिति बहुत तनावपूर्ण होने लगी थी, जिसका अंदेशा शायद केंद्र की सरकार को नहीं था, या उन्होंने जो पुराने एक्सपर्ट्स या वैज्ञानिकों की बात उन्होंने नहीं मानी, या अन्य जो देश जहां सेकंड वेव कोरोना का आया था वहां उन्होंने अध्ययन नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा पुनीत जी इस चुनाव को लेकर के जी, कि जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद नाव पर है। आज चाहे जो भी आप कांग्रेस के बारे में कह लें या हमारे नेताओं के बारे में कह लें, लेकिन हमने समय काल परिस्थिति को मद्देनजर रख के हमने अपना प्रथम लक्ष्य और उद्देश्य रखा कि इस देश के लोगों की जान की कीमत कितनी है। इसका अंदाजा शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उसके नेता सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए हमने जो बात के जो जितने भी आयोजन हुए, आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 बड़ी रैलियां उस बीच में की, और मुझे उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी वक्तव्य दे रहे थे कि हमने 1 साल में पश्चिम बंगाल में जाकर रातों रात हमने स्थितियां बदल दी। उसी प्रकार कोरोना को लेकर भी अगर कहीं एकजुट होकर परिस्थितियां बदलने में कहीं वो इसी प्रकार की ताकत और मेहनत कर दें तो सारे लोग मिलकर के इससे भी हम निजात पा पाएंगे। प्रमोद जी जो ये बात कह रहे हैं, मान लो ये परिणाम उल्टा होते तब भी आपका यही जवाब होता? हाँ, निश्चित रूप से। हमने पहले भी कहा था कि ये भारत की जनता है, देश की जनता है। चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए, ऐसा न हो कि खून से ये दामन पर जा लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। ये भारत की जनता है अंशुमन जी। इनको इतना आप चुनाव के उसमें ले जा करके उनको मौत के घाट मत उतारिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। 1-2 राज्य के, आपके पास 31 राज्य है, 1-2 राज्य के चुनाव और 1-2 राज्य के परिणाम से क्या इस देश का वातावरण बदल जाएगा? आज आप देखिए कि 2 करोड़ 8 लाख लोग कोरोना से पीड़ित, प्रताड़ित और प्रवंचित हैं। अंशुमन जी, जिसके घर में मृत्यु होती है उसका परिवार जानता है। हमने देखा एक माननीय पत्रकार जी की 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं, पूरा देश उस दिन रो पड़ा। तो क्या ऐसे परिस्थितियों में भी आज हम केवल ये सीटों के आंकड़े और इसका खेला और उसका खेला, जिसने इन देशों के साथ खेला। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं प्रमोद जी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि जब ये चुनाव हो रहे थे तभी सभी पार्टियों को मिलकर जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें एक साथ मिलकर कहना था कि अभी चुनाव का वक्त नहीं है, अभी हमको कोरोना से लड़ने का वक्त है, ये महामारी, हम जिंदा रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। मेरा यही आग्रह था कि सब लोग उस समय कहते तो ज्यादा बेहतर होता। इसकी पहल कौन करेगा? इसकी पहल कौन करेगा? सरकार में जो लोग हैं वो लोग पहल करते हैं। हम विपक्ष में हैं। बड़ी दुख की बात यह है कि सारे आरोप लगा देते हैं विपक्ष के ऊपर, जवाब दो कहते हैं विपक्ष को। कोरोना में आपने क्या किया ये हमसे प्रश्न पूछते हैं। अरे सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, सब कुछ आपका है। आप जैसा कहेंगे वैसे सारे राजनीतिक दल के लोग मानेंगे, या आप जो निर्णय ले लेंगे। आप वर्तमान परिस्थिति में इससे क्या देश के लोग अलग जाएंगे? ये संकट का समय है, इसमें कोई दल और राजनीतिक लोग मायने नहीं रखते। चलिए, आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं प्रमोद जी, आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं, वो चुनाव आयोग को आगे कर देते हैं कि चुनाव आयोग का निर्णय था, ये हमारा निर्णय नहीं था। आयोग ने अगर तय किया है, उस समय वेव की वैसे हालात नहीं थे, जैसे आपने कहा कि असम में वैसी परिस्थितियां नहीं दिखी, ऐसे उनका तर्क होता है। चूंकि अभी उनके नेता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसी मंच पर वो ये बात कहकर गए हैं, आपके सामने भी कहकर के गए कि तय इलेक्शन कमीशन ने किया था। अगर ये विरोध करना था, अगर ये आदर्श स्थापित करना था, तो दलों का वैसा प्रयास उन जगहों पर, उन स्टेट में भी होता जिन स्टेट में कांग्रेस पार्टी की लीडिंग सरकार काम कर रही है। ये उनके आरोप रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ शशांक जी जुड़ चुके हैं, सुबह से लगातार बने। शशांक जी, मैंने शुरुआत ही वहां से की थी, आप तो पहले प्रश्न से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
कि अब की बार ये जो कोरोना का हम कहें दंश है, इससे नतीजे बच नहीं पाएंगे। जो सरकार में आएगा उसकी दोहरी चुनौती हो जाएगी, जो नहीं बना पाएगा उसका पहला सबसे बड़ा आरोप होगा और इस फेल्यूर से जूझना पड़ेगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव होने का अर्थ ये नहीं होता है कि तंत्र खत्म हो जाए। बंगाल में चुनाव हो रहा है तो बंगाल का प्रशासनिक तंत्र समाप्त नहीं हो गया, वो समानांतर काम कर रहा है। चुनाव आयोग एक हिस्से प्रशासन का लेकर वो चुनाव करवा रहा है। तो इसलिए आप ये कहें कि चुनाव एक कोरोना संकट में, देखिए आप सर्वोच्च न्यायालय की कल की टिप्पणी देखिए, उत्तर प्रदेश के मतगणना को लेकर उसने कहा कि भैया मतगणना से क्या होगा, कोई बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, आप सीमित तरीके से, मर्यादित तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए अगर आप ये काम करेंगे तो जो संसदीय लोकतंत्र है, जिसका सबसे प्रमुख काम ही चुनाव और चुनाव से सत्ता स्थापित करना है, आप उसको टाल नहीं सकते। तो इसलिए कोरोना ने आपको बाधित किया है, आपको प्रभावित किया है, लेकिन कोरोना की आड़ में आप अपनी राजनीति को छोड़ दें, आप राजनीति पर बात करना बंद कर दें। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने परिणाम से या जो प्रतिकूल परिणाम है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कहते हैं कि बंगाल में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ, लेकिन बंगाल में कल कुल प्रकरण कितने आए कोविड के, तो वो केवल 17,000 आए। कितनी मौतें हुई? तो 171 मौतें हुई। छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं था, फिर यहाँ 16,000 प्रकरण आए और कम से कम 290 लोगों की मौतें हुई। तो महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, कर्नाटक में तो कोई चुनाव नहीं है। तो ये कोई पार्टीगत मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कहें कि चुनाव को आप कोरोना की आड़ में छुपाने की कोशिश करें और चुनाव को कमज़ोर साबित करने की कोशिश करें, आप चुनाव आयोग के काम पर उंगली उठाने की कोशिश करें, जैसे चेन्नई के हाई कोर्ट ने उठाया और उसने जिस तरह की बातें की वो बिल्कुल ही प्रतिकूल थी। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर एक टिप्पणी भी की है कि हाई कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है। तो हम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाएंगे, तो मुझे लगता है ये संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, हमारे संविधान के कार्यचालन के लिए ठीक नहीं है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कठिन परिस्थिति है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव करवाया और जिस प्रकार से वो आज परिणाम दे रहा है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, इसके बाद जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, कौन क्या होगा, वो एक अलग भी विषय है। चलिए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ प्रक्रियाओं से ज्यादा टाइमिंग को लेकर एक बड़े प्रश्न उठाए गए कि जो टाइमिंग था, क्या हम इस टाइमिंग को टाल सकते थे? लेकिन बात यह कि घोषणा हो जाने के बाद एक प्रक्रियागत निर्णय जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक की परिस्थितियां, एक आचार संहिता, ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर आयोग को और प्रशासन को काम करना होता है। लेकिन फोकस आपका किस पर है? जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि फोकस आपका चुनाव पर है या फोकस आपका प्रबंधन पर है, इनके बीच का बैलेंस कैसा है? इस पर बहुत हद तक आंकड़े, नतीजे या पूरे प्रदेशों की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन फिर यह भी कहा जाएगा कि जहां कांग्रेस है या जहां बीजेपी नहीं है, वहां क्या हालात भी आप देखें। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब की बार सारी देश में देखे जा रहे हैं। उसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक तो इन राज्यों की राजनीति का बाकी राज्यों पर सीधे तौर पर असर हो या ना हो, लेकिन जिस टाइमिंग पर ये चुनाव हो रहे हैं, इस पर सारे देश में सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। दूसरा, इन राज्यों में जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की पैंतरेबाजी हुई, यह माना जा रहा है कि इससे मोदी सरकार का भी एक टेस्ट है कि क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कोरोना के इस दूसरी वेव के बाद आम जनता के बीच में वैसी ही है जैसी भव्यता के तौर पर दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। क्या उनके केंद्र सरकार के निर्णयों पर सारा देश वैसे ही सहमत और साथ है जिस तरह के दावे किए जाते हैं? इसका भी एक टेस्ट, इसका भी एक नतीजा हमको देखने को मिलेगा। हमारे साथ सुबह से आंकड़े और अपडेट्स के साथ में एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त आप टैली एक बार देख लें, अपडेट देख लें। बंगाल से जो सबसे बड़े अपडेट हैं उसके मुताबिक 292 तमाम सीटों पर रुझान मिल चुके हैं। 182 पर टीएमसी जो है इस वक्त लीड कर रही, आगे चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी बहुत बेहतर स्थिति पिछले चुनाव के मुकाबले, लेकिन इच्छित नहीं है। 104 सीटों पर लीड कर रही। 6 पर अभी लेफ्ट और उनके सहयोगी इस वक्त आगे चल रहे हैं।
इसी तरह असम में देखें, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, यानी अपनी सरकार बचाने में बीजेपी कामयाब दिख रही। 71 सीटों पर बीजेपी असम में आगे चल रही। केरल में एक बार फिर, जैसा बार बार अंशुमन जी कह रहे हैं कि इतिहास है कि वहां जो अल्टरनेट में गवर्नमेंट बनती है दलों के पास, वो अब की बार नहीं हो रहा। एलडीएफ ही यहां पर बढ़त बनाती दिख रही। बंगाल में टीएमसी रुझानों में कम से कम बहुत आगे है और पुख्ता परिस्थिति में। इस वक्त हमारे साथ में संदीप शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और अंशुमान शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। संदीप जी, असम में जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसा कहा गया था कि अप्रत्याशित होगा वैसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। आपका पहला रिएक्शन? नहीं, देखिए, असम में तो बिल्कुल हमारा जैसा कहना था वैसा ही हुआ है, और साथ साथ हमारे पश्चिम बंगाल में भी हमारी जो अपेक्षा रही है, जिस ढंग से हमने बातें की वैसा ही हो रहा है। अभी तो शुरुआती रुझान आया है और मैं जहां पर देख रहा हूं वहां पर अभी आप भले वहां पर 182 बता रहे हैं, परंतु मेरी जानकारी में भी टीएमसी जो है 137 सीट पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 120 सीट पर आगे दिख रही है। तो ये शुरुआती रुझान है और स्वयं ममता चटर्जी भी पीछे चल रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही आशाजनक और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे इसे चुनाव के चरण जाते जाएंगे और इसमें जो भी रुझान में दिख रहे हैं उसमें बहुत से रुझान अभी भी पोस्टल बैलेट के हैं। और पोस्टल बैलेट में जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हमारे पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, जिस ढंग से वहाँ पोस्टल बैलेट में धांधली होती है, ये उसका भी वहां पर अभी पहला रुझान उसी का है। तो देखिए आप, अभी तो समय कम से कम 4 या 5 चरण का ही अभी गिनती हुई है, आगे की चरणों की गिनती होने दीजिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर करेगी और हम वहां पर अपने पूर्ण बहुमत से वहां भी सरकार बनाएंगे। दूसरी बात अंशुमन जी, आपको यह भी ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर मात्र 3 सीट से आगे चली है और 3 सीट से आगे चल करके वो भारतीय जनता पार्टी आज पहुंच गई है अभी 120 सीट पर, जो मेरे पास आंकड़े हैं। और अभी तक मेरे पास जो आंकड़े उसमें 262 सीटों का रुझान भी मेरे पास भी है। उसके आधार पर अभी हम बिल्कुल बराबरी पर है, मुकाबले पर है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनेगी। समय बीतते जाएगा, आप देखिएगा। चलिए, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि संदीप जी जो हमारे साथ में लगातार बने रहे, उनका एक आरोप है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर केंद्र का और बीजेपी का इस कदर फोकस रहा कि बाकी के तमाम मुद्दों पर से उनका ध्यान हट गया। जय श्री राम का इस्तेमाल वहां पर किया गया चुनाव जीतने के लिए, चुनावी पॉलिटिक्स के लिए। वहां पर पोलराइजेशन का इस्तेमाल किया गया, मतुआ समुदाय को एक भ्रम की स्थिति में रखा गया और बाद में जाकर ये जो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा था, इस पर टीएमसी ने आपको कड़ी टक्कर दी। क्या राय आपकी? देखिए, कांग्रेस का आरोप है इसी तरह से विभाजनकारी बात करना। जय श्री राम का नारा इस देश के लिए कोई ऐसा सांप्रदायिक नारा नहीं है। हम सामान्य अभिवादन में भी पूरे भारत देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारे सामान्य अभिवादन में हमारे संस्कृति का हिस्सा ही है। और अगर कहीं कांग्रेस पार्टी को जय श्री राम से इतनी चिढ़ है, जिस ढंग से टीएमसी को चिढ़ रहा है और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने 2009 के हलफनामा में भी कहा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो राम को तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते कांग्रेस पार्टी, इसलिए उनको इस नारे से निश्चित रूप से परेशानी तो होगी। लेकिन ये नारा नहीं है, एक अभिवादन है। हम आपस में गांव में भी लोगों से जब मिलते हैं बोलते हैं जय श्री राम, राम राम भैया। तो ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि राम का द्रोह करके जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में कहीं नहीं दिख रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं लगातार असम में चुनाव में लगे रहे हैं और आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया कांग्रेसियों का भरा पड़ा था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में असम के चुनाव को लेकर के। यहाँ के मीडिया में भी उन्होंने लगातार प्रचार किया। यहाँ के जो प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे कि असम की घटनाओं को ये 5-5 कॉलम के और 6-6 इंच के समाचार यहाँ छपते थे कि हम असम को जीत रहे हैं। तो बहुत उत्साह में थे और सारे लोग, जो लोग आज यहाँ बैठ कर के टेलीविजन में रंग रंग की बात करें, वो सारे लोग असम गए हुए थे, वहां डेरा जमाए थे। कौन बचा इस आरोप से संदीप जी? कौन बचेगा और कौन किस तरह बच पाएगा? बंगाल भी सामने है ना, देश में बाकी की जगह भी सामने है, वो रैलियों की तस्वीरें भी सामने है। कौन इससे बचेगा? इससे हम कांग्रेस को भी अछूता नहीं रख सकते और बीजेपी को भी नहीं रख सकते। और अगर आप सत्ता में हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी, जैसा आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, तो देश की सत्ता में आप हैं तो दोहरी चुनौतियां आपके सामने आ जाती। चलिए, इस पर हम नहीं जाते। इस समय जैसे आपका अपडेट है ऐसे यहाँ का एक अपडेट दे दूं दर्शकों को भी कि हमारे पास जो अपडेट है उसमें टीएमसी अब 191 पर आगे चल रही है और 2 अंकों में आंकड़ा आ गया 96 पर बीजेपी का। ये इस समय की स्थिति जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक हो रही। संदीप जी है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छा कर रही है, पूरे देश में अच्छा कर रही है। आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव में
हम असम में आगे चल रहे हैं, पौंडीचेरी में आगे चल रहे हैं, हमारा निश्चित रूप से प्रभाव जो है केरल में भी बढ़ा हुआ है, हमारे मतों का काफी प्रतिशत वहां बढ़ा दिख रहा है। इसके अलावा हम आपसे कह भी तो रहे हैं कि हम 3 सीट से लेकर के आज अगर कहीं हम 120 सीट तक वहां भी दिख रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसलिए और आप देखेंगे कि वहां पर सारे लोग मिल करके, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने तो वहां सभा करने से भी इनकार कर दिया, वो जाना बंद कर दिया वहां पर। तो सब लोग मिल करके जिस ढंग से वहां पर कवर फायर दे रहे थे, लेकिन उसका भी असर नहीं होगा। अब धीरे धीरे समय बीतते जाएगा, देखिएगा ये टीएमसी फिर से नीचे आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। और जहां तक रह गया जवाबदारी की बात, तो चुनाव आयोग एक न्यायिक संस्था है, चुनाव आयोग को अपना अधिकार है। देश में अगर किसी समय पर जिस समय चुनाव की घोषणा और चुनाव आयोग ने किया, आप ध्यान देंगे कि उस समय कोरोना के इस तरह से कहीं पर प्रचंड वेग नहीं था। उस समय चुनाव आयोग ने घोषणा की, किसी भी राजनीतिक दल से उन्होंने चर्चा करने से इनकार नहीं किया, सारे राजनीतिक दलों से उन्होंने चर्चा की, बातचीत की। तब किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव ना कराया जाए नहीं कहा, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज अगर कि कोरोना का ये जो वेव आया है, जो बाद में आया है, ऐसे समय में कोई प्रक्रिया चल रही चुनाव, उसको रोका जाना भी जो है उचित नहीं होता। और चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको तो करना भी बहुत जरूरी है। मैं सुन भी रहा था कि पूर्व में हमारे एक पत्रकार साथी इस बारे में काफी स्पष्टीकरण और बहुत उचित ढंग से दिए हैं। तो अगर कहीं चुनाव नहीं कराते तो आज इन 5 राज्यों में क्या राष्ट्रपति शासन लगाते? राष्ट्रपति शासन लगाते तो यही विरोधी दल के लोग फिर से चिल्लाते और कहने लगते कि देखिए यहाँ पर फिर से लोकतंत्र की गला घोंट दी गई, चुनाव नहीं कराया गया, सत्ता पे पीछे दरवाजे से कब्जा करने का इनका तरीका है। तो चित भी मेरा पट भी मेरा, कांग्रेस का यही हाल है। तो कांग्रेस पार्टी भी इतने बड़ी दल है, 125 साल पुरानी पार्टी है, सत्ता में ठीक है भारतीय जनता पार्टी, कहीं पर उन्होंने कहा कि चुनाव मत कराया जाए, चुनाव आयोग से कहा कि कभी जाकर के अभी चुनाव की सही वक्त नहीं है, मत कराइए। तो उस समय इनको लग रहा था कि हम असम में सरकार बना रहे हैं, इनको लग रहा था कि हम तो तमिलनाडु में सरकार बना रहे हैं, इनको लग रहा था कि हम पौंडीचेरी में सरकार बना रहे हैं। तो आज जब देख रहे हैं कि सारे जगह इनका सुपड़ा सफाया हो गया, ये एक एक सीट देखने के लिए वहां पर जो चल रहा है स्टैटिक्स, उसमें अपने अंक देखने के लिए जब तरफ रहे लोग, जब सारे जगह 0-0 दिख रहे हैं, तब आज इनका ज्ञान मार्ग खुला है और रामचंद्र जी का नारा लगाए और ये किए दुनिया भर की बात, ये इनको शोभा नहीं देती। ये जितने दिनों तक इसी तरह से रामचंद्र जी का और भगवान राम का विरोध करते रहेंगे, ये इनका यही हाल होगा। और निश्चित रूप से कोरोना का जो संकट आया है, ये हम सबको मिल करके इसका सामना करना पड़ेगा। और सारी संवैधानिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्था अपना काम कर रही है। जो भी सरकारें फिर से वहां पर आकर के बनेंगी, हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं, वो जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी सरकार हो, अपने जनता का पूरी ढंग से ख्याल करने के लिए वो पूरे प्राण से जुटे हैं और जुटे रहेंगे। हमारे साथ शशांक जी भी बने हुए। शशांक जी, हम बीजेपी की तो बात कर रहे थे, मैं अभी इस बार कांग्रेस की बात करूंगा। क्या आप जैसे कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियों को मजबूत होना बहुत जरूरी है, मेरा भी यही मानना है कि राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत होंगी तो जो आज कोरोना को लेके, बाकी कई मुद्दे को लेके एक जो दबाव रहता है सत्ताधारी दल पर, वो थोड़ा सा कसावट भरा होता है। कांग्रेस पार्टी क्या लेफ्ट के साथ जुड़ के और कमजोर हुई क्या? आप पश्चिम बंगाल की बात करें, 39 सीटों मुझे वहां नुकसान दिख रहा है अभी कांग्रेस का। नहीं जी, देखिए ऐसा है कि आप 2 विचारधारा एक ही समय में नहीं रख सकते ना। आप केरल में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यस, और असम और बंगाल में आप उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी एक सामान्य कोई क्षेत्रीय पार्टी हो तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो पैन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक जैसी विचारधारा पे चलती है। तो कांग्रेस पार्टी को या तो कम्युनिस्टों के विचारधारा के स्वीकार्य करके चलना पड़ेगा या उसका विरोध करके चलना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक देश में एक जगह आप मिलकर लड़ रहे हैं और दूसरी जगह मिलकर नहीं लड़ रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है, जिस तरह के वो अपनी राजनीति को पिछले 2-3 वर्षों से चला रही है, वो जनता को स्वीकार्य है क्या? इसका परिणाम चुनाव में आपको दिखता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो तमिलनाडु में जो परिणाम के रुझान दिख रहे हैं, उसमें जैसे हमको लगता था कि तमिलनाडु में एक तरफा परिणाम आता था। डीएमके को जब आता था तो एक तरफा 2/3 सीटें मिल जाती थी, 3/4 सीटें मिल जाती थी। अगर एआईएडीएमके को आता था तो एक तरफा 2/3 3/4 सीटें मिल जाती थी। अभी का जो रुझान मेरे पास आ रहा है उसमें 110-111 एआईएडीएमके है, तो 96-97 एआईएडीएमके है।
इसका मतलब है कि डीएमके गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को जितने टिकट दिए गए थे, जितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जितनी पार्टी पर डीएमके चुनाव लड़ रही थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के कितने कैंडिडेट जीतते हैं और हारते हैं। वैसे ही यूडीएफ भी बहुत सारे पार्टियों का गठबंधन है, उनको अगर केवल 40-45 सीटें मिल रही हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों को जीत रही है। जैसे एक बिहार का उदाहरण आपको देता हूं कि बिहार में जो यूपीए है उसके प्रदर्शन खराब होने के पीछे मुख्य वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह असफल हो गई। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि असम हो, बंगाल में केवल 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो हम क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की ये दुर्दशा देख रहे हैं कि वो अपने गठबंधन जो क्षेत्रीय दलों से कर रहे हैं उसमें भी उनका प्रदर्शन वो अपने गठबंधन दल को डुबा रहे हैं। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ज़रूरी है देश में, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए कम से कम 2 राष्ट्रीय पार्टी का होना ज़रूरी है। और कांग्रेस, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कभी भारत की राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस को नहीं देखता। भारत का राजनीतिक चिंतन है कांग्रेस, हर आदमी के हृदय में बसती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जब रवैया निकालेंगे, आप गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप राष्ट्रीय विषयों पर आप गलत ढंग से दुष्प्रचार करेंगे, आप विरोध करिए, विपक्ष में रहिए, लेकिन आपको देश के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तमाम चीज़ों को जनता देखती है और चुनाव में उसको व्यक्त करती है। तो चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस को भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। जो बार बार वो कह रहे हैं ना कि हमने लड़ा नहीं क्योंकि कोरोना संकट था, ये आप मुंह छिपा रहे हैं, आप इस परिणाम से भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर इस पर फिर से चिंतन करना। शशांक जी, एक और चीज थी जो आप बात कर रहे थे कि जो चुनाव लड़के, भाई राजनीति तो राजनीति है, आप कैसे भी जीते हार अल्टीमेटली वही मायने रखता है। दूसरी चीज क्या है कि भाजपा जो आप देखेंगे कि 1980 के बाद या 1995 के बाद में जो पिछले 10-15 साल में जिस तरह से प्रगति की है, जिस तरह से उसने स्ट्रेटेजी बनाई है, कांग्रेस अभी भी क्या वही परंपरागत रूप से ही चल रही है। नए लोग उसने नहीं जोड़े, नए लोग नए तरीके से रणनीति नहीं बना रहे हैं, नए विषयों को लेकर नहीं चल रहे हैं। जो चुनाव लड़ने का तरीका है या लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका है, कांग्रेस क्या वहां पे चल रही है, वो ट्रेडिशनल ढंग से चल रही है अभी भी? देखिए, कांग्रेस के साथ ना 2 दिक्कतें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो कांग्रेस के पास है वो है नेतृत्व का। आप देखिए कि मई 2019 से आज हम मई 2021 आ गए, 2 साल में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। आज कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अभी काम चलाऊ अध्यक्ष सोनिया जी है, वो बात जरूर है, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। काम तो राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो पार्टी के अंदर में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेतृत्व होता है, उसमें जोश भरना, उनको दिशा निर्देश देना, उनका उद्देश्य तय करना, ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, राष्ट्रीय विषयों पर एक राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार से राष्ट्रहित के परे जाकर, चाहे चीन के हमले की बात हो, चाहे पाकिस्तान से संबंधित बात हो, चाहे कोरोना की लड़ाई की बात हो, तमाम विषयों पर जिस प्रकार की बयानबाजी ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया में आ रही हैं, उसको भी जनता देख रही है। मुझे याद पड़ता है कि चीन जब भारत के ऊपर में भारत के कुछ हिस्सों पर आकर बैठ गया था, तब जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही थी सरकार के खिलाफ, वो एक तरह से देश के खिलाफ बयानबाजी जैसा लग रहा था। शरद पवार जी ने इस पर टिप्पणी की थी कि रक्षा से संबंधित विषयों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संतुलित बयान देना चाहिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अगर भारत के अंदर में राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय हित को परे रखकर बयानबाजी करेंगी तो जनता उसको देखती है और सही आने पर जनता अपना निर्णय सुनाती है। तो ये निर्णय को सुनकर कम से कम कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में अपना एक नया नेतृत्व खड़ा करें, चाहे एक पूर्णकालिक नेतृत्व खड़ा करें। दूसरी बात जो है, युवा छिटक जाता है। मैं आपको अंशुमन जी एक बात बताना चाहता हूं कि देश में अभी भी मैं मानता हूं कि 35% के आसपास का वोट बैंक जो है ना, वो कांग्रेस के पास स्थिर है। लेकिन ये सत्ता दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें 10%, 15% ऐसे वोटर होते हैं जो स्थायी नहीं है, जो छिटक जाते हैं। ये जो कांग्रेस से छिटकने वाले मतदाता है ना,
फ्लोटिंग है। उसी के कारण कांग्रेस को तकलीफ है, क्योंकि उसका नेतृत्व नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है और संगठन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तो अगर कांग्रेस मजबूती से अपना काम करेगी, नेतृत्व सही ढंग से काम करेगी, तो कांग्रेस के लिए वापस, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस आज नहीं तो कल वापस सत्ता में आएगी, लेकिन जब सत्ता में आएगी तो उसका संगठन का ढांचा कैसा रहेगा, उसकी ताकत कैसी रहेगी, उसका नेतृत्व किन के हाथों में रहेगा, वो देश का कितना हित कर पाएंगे, कितना भला कर पाएंगे। हम एक विरासत के महान कांग्रेस की जब बात करते हैं तो भावी कांग्रेस के चिंतन करना भी हमारे लिए भी आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए भी आवश्यक है। शशांक जी, अभी जो हम पश्चिम बंगाल का रुझान देख रहे हैं, 292 के रुझान आ चुके हैं पूरे के पूरे, उसमें से 100 उसमें सीटों पे आगे, 194 सीटों पे टीएमसी आगे दिख रही है, 93 पे बीजेपी है। एक वहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था मतुआ समुदाय का। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या दोनों पार्टियों ने अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मतुआ समुदाय की तो बात की? जैसे आपको याद होगा मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पे थे, वहां भी उन्होंने एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक रूप से उस पर बात की। सीधे तौर पे बीजेपी ने बात नहीं की या घोषणा पत्र में उसको कहीं शामिल नहीं किया, क्या उसका वो नुकसान हो सकता है कि उनको, बीजेपी को फिलहाल जो दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि बंगाल के चुनाव का परिणाम जो है वो अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्पष्ट बहुमत से सरकार बना ले और टीएमसी उससे लगभग 20-25 सीटें पीछे रह जाए, तब मैं कहूँगा कि बंगाल के चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित आया है। अन्यथा जिस तरह से भी रुझान चल रहा है, मुझे जितने भी एग्जिट पोल के जो परिणाम आए थे उसमें मैंने चाणक्य के और एक और कोई था जो 108 से 120 सीटें बीजेपी को दे रहा था, मुझे लगता था कि यही लगभग, क्योंकि मैं भी अपने कुछ मित्रों से जो बंगाल में हैं उनसे चर्चा करता था, बात करता था, तो लोग कहते थे कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि खराब नहीं है, सरकार की छवि बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हाँ, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर जो जनता है वो त्रस्त है। तो बीजेपी का इतना अभी उभार और इतना उछाल नहीं आया है कि अपने बलबूते सरकार बना ले। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी का 3 सीट से 100-105 सीट आ जाना ये भी कोई कम नहीं है। जहां तक मतुआ समुदाय की बात है, मतुआ समुदाय पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं देख रहा था कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेशन के साथ वहाँ चुनाव लड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री प्रमुख चेहरा थे, लेकिन 6वें, 7वें, 8वें चरण में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव वहाँ शिथिल हुआ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के कारण, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के परिणाम में कुछ असर होगा। वो जो 20, 25, 30 सीटों का अंतर रहेगा उसमें से कुछ प्रभाव तो कोरोना संक्रमण का भी आपको भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई देगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय जो रुझान है कम से कम वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा सुबह तक रहा है, लेकिन ये परिणाम भी नहीं है, रुझान ही है। परिणामों की तस्वीर इससे अलग भी जा सकती है, पर फिलहाल जो अभी परिस्थितियां दिख रही हैं कि अब 2 अंकों में आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, कभी 94, कभी 96, कभी 98, यहाँ तक बीजेपी दिखाई पड़ रही है और दूसरी तरफ 194 ने तकरीबन 200 के आसपास टीएमसी दिखाई पड़ रही है। इस पर आपका रिएक्शन? और दूसरा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या जाहिर तौर पर जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, प्लान बी पर भी काम होगा, सहयोग पर भी काम होगा? देखिए पुनीत जी, संभावनाओं पर, राजनीति का जो खेल होते हैं वो संभावनाओं पर आधारित होते हैं और सभी प्रकार की संभावनाएं जीवित रहती हैं जब तक कि अंतिम परिणाम हमारे समक्ष नहीं आ जाए। देखिए, बहुत विपरीत परिस्थितियों में बंगाल के चुनाव को हमने प्रारंभ किया था। हमने देखा कि देश की आजादी के बाद से बंगाल में कभी बीजेपी मेन स्ट्रीम में रहकर कभी काम नहीं कर पाई। उसके कारण बहुत सारे आज उतना समय नहीं है कि पहले कांग्रेस, उसके बाद जिस तरीके से लेफ्ट की पार्टियां वहां पे रही हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार वहां पर काम करती रही है। हमने एक लक्ष्य के साथ में कि बीजेपी जो है, जिसको कभी ये कहा जाता कि हिंदी भाषी क्षेत्र या नॉर्थ की पार्टी है, ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक दल जो संपूर्ण देश के अंदर में अपने विचारधारा के साथ में देश के उन्नयन के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जो काम किया जाता, उस दिशा से और उस प्रयास से बीजेपी ने लगातार राजनीति के क्षेत्र में काम किया है।
केवल सत्ता प्राप्त करना हमारा विषय नहीं था कि हम सत्ता प्राप्त करें, लेकिन हम सभी लोगों के मन के अंदर में देश के प्रति जो स्थिति होनी चाहिए वो हम निर्माण कर सके, इस प्रयास में थे। देखिए, बंगाल में यदि आज की स्थिति पर, आज जो वर्तमान स्थिति, जो रुझान है, उस पर ही मैं यदि चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में, जैसा कि अभी संजय जी ने भी कहा कि 3 से हम यदि 100 तक आज तक पहुंचे, अभी तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति में हम यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुझे कहने की आदत भी नहीं है कि यदि हम बहुत पीछे हैं तो हो सकता है कि आज अभी जब हम 10:30 बजे बैठे, 11 बजे बैठे हैं, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन हाँ, परिणाम परिवर्तित होते हैं और हो सकता है कि हम उस स्थिति पर आ जाए, या फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत जो अंतर है वो बहुत कम दिखाई दे। ये इसकी 100% संभावना है। और उसके बाद जिस तरीके से भी यदि कम अंतर होता है तो कम अंतर के बाद जिस तरीके की संभावनाएं बनती हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की स्थिति से कहीं कोई इंकार नहीं किया जा सकता। ये इसलिए, देखिए, बंगाल के चुनाव में आपने देखा और देश के चुनाव में जहां भी आपने देखा, चाहे असम की बात करूं, असम में मैं लगभग 1 महीने था, बंगाल की बात करूं, पूरे देश के अंदर में बगैर विचार के कि आखिर हम क्यों राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम क्यों इनका समर्थन कर रहे हैं, क्यों हमें सरकार में आना चाहिए, बगैर किसी विचारधारा को कमरे में बंद करके केवल एक विचारधारा की बीजेपी को हम किस तरीके से रोकें, इस विचारधारा के साथ में जो अपोजिशन लड़ता हुआ दिखाई दिया, उस स्थिति में हम संघर्ष कर रहे हैं जहां पर हम शून्य थे, बहना चाहिए थी, यदि 3 सीटें थी तो हम शून्य में थे बंगाल में। उस हिसाब से भी यदि बंगाल की जनता ने हमको यहां तक पहुंचाया है, जो रुझान के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम जिस दिशा में और जिस विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी स्वीकार्यता न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के अंदर में दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है यही हमारी इस चुनाव के अंदर में सबसे बड़ी सफलता है। बाकी आगे जिस तरीके से शाम तक ये सब परिणाम अंतिम रूप में आएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही इस पर चर्चा की जा सकती है कि हम किस स्थिति पर खड़े, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं या बहुत कम अंतर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस पर मुझे लगता है कि बड़े जो हमारे लीडर हैं, जो हमारा राष्ट्रनेतृत्व है, इस पर चर्चा करेगा। और लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है आपके इस चैनल पर चर्चा करते हुए कि आज हम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे केरल की बात करें, या फिर मैं पांडिचेरी में हम सरकार बनाने की दिशा में है। और यहां तक कि मुझे तो तमिलनाडु के अंदर में मैं देख रहा था, परिणाम देख रहा था, तमिलनाडु में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि 100 और 80-20 का रेशो दिखाया जा रहा था, लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं है। अभी 60-40 का रेशो दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से हम बेहतर दिशा में इस चुनाव के अंदर में, जो अभी 21 का चुनाव हुआ है, 5 राज्यों का, हम बेहतर स्थिति में खड़े दिखाई दिए हैं। असम के अंदर में हम क्लीन स्वीप करके 70-75 सीटों से ऊपर करके, असम के अंदर में भी हम पहली बार सरकार में थे। ध्यान रखिएगा, 2016 में हम पहली बार सरकार में, तमाम लोग इकट्ठे हो गए वहां, अजमल की पार्टी से लेकर, लेफ्ट से लेकर कांग्रेस, सब मिल गए कि किसी भी तरीके से बीजेपी को असम में रोकना है। लेकिन असम में हमारा 5 साल का काम, और लोग कहते थे कि सीए के नाम से बीजेपी वहां पर टिकेगी नहीं। यहां से नेता जाकर वहां पर बयान देते, बंगाल से लेकर यहां तक, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम सीए लागू नहीं होने देंगे। उन लोगों को भी, छत्तीसगढ़ के उन लोगों को, नेताओं को, जिन्होंने बयान दिए थे, चिंता करने की आवश्यकता है। आप तो कह दिए, लेकिन असम की जनता क्या चाहती है, बंगाल की जनता क्या चाहती है, इस पर मुझे लगता है कि आज इस चुनाव की समीक्षा के समय, जब हम रुझान के समय चर्चा कर रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, विचार भी होगा, चर्चा भी होगी, चर्चा जारी भी रहेगी संजय जी। और एक बात तो तय है कि इंडिविजुअली पार्टी के नंबर्स अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर शशांक जी सुबह से कहते रहे कि वो गेन में हैं, जो बीज बोए थे उनके अंकुर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो फलदार वृक्ष बने कि नहीं बने, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये विश्लेषण, ये समीक्षा और साथ ही साथ सबसे तेज रुझान नतीजे आपको मिलते रहेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं।